मुंबई के पास के पालघर से 10 साल की काजल गुमशुदा है। उसके माता पिता अनीता और सुनील चौधरी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। पालघर पुलिस अपने सर्च ऑपरेशन में कोई कसर नहीं छोड़ती और एक हफ्ते के बाद उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि काजल का पिता सुनील तो 1.5 साल पहले ही चल बसा था। तो फिर यह आदमी कौन था जिसने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। काजल का बाप सुनील चौधरी 1.5 साल पहले ही चल बसा। तो फिर ये कौन है? ये तो राशिद शेख है, इसी गांव का है। और ये अनीता इस बच्चे की माँ है या कोई और? अगर काजल उन्हें मिल गई तो? काजल पुलिस को कभी नहीं मिलेगी। पर हाँ, तुम अपनी नौटंकी चालू रखना, रोना धोना तबीयत से। आंखें सूज गई तो सुरमा ला दूंगा, आंसू कम नहीं पड़ने चाहिए। काजल के गायब होने के पीछे क्या राज था? ये कैसा खेल खेला जा रहा था? जो आदमी अपने आप को काजल का पिता सुनील चौधरी बता रहा था, दरअसल वो राशिद शेख था। तो क्या अपने आप को काजल की मां बताने वाली अनीता चौधरी भी कोई और ही थी? यही है अनीता चौधरी, काजल और पिंकी की माँ। क्या बोले हो जादव? सर ये सुनील चौधरी दरअसल राशिद शेख है जो इस वक्त अनीता के साथ है। असली सुनील तो 1.5 साल पहले ही गुजर गया था। खबर पक्की है? इसी गांव का एक आदमी है मिथिलेश शर्मा, उसी ने बोला। उससे इस चौधरी परिवार की पूरी खबर निकलवाओ। ये बच्ची काजल, उसकी जान खतरे में हो सकती है जादव। यस सर। हेलो, अनीता जी, तिलकबाग पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल कामले बोल रहा हूँ। मिली मेरी बेटी? जी आपको थाने आना होगा। काजल की कोई खबर है क्या? जी आप थाने आ जाइए, काजल की खबर आपको इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। साहब, ये जो सुनील था ये इसी गांव में अपने बड़े भाई हेमंत और भाभी गीता के साथ रहता था। मरा कैसे? खुदकुशी। खुदकुशी की वजह? वजह तो वही था साहब, शेख, राशिद शेख। गांव ऐसी चीज है ना कि यहाँ हवा भी पेड़ के पत्तों से प्यार करे तो भी सबको पता चल जाएगा। फिर ये तो जीते जागते इंसान थे पेड़ के नीचे। अनीता की रंगरलियां सुनील की गैरहाजिरी में शुरू हुई थी साहब। और ये सुनील कहाँ था उन दिनों? मुंबई, कोई भेलपुरी वगैरह का ठेला लगाया करता था वहां पे। ये जो पिंकी है, दूसरी बेटी, इसके पैदा होने के पहले सुनील अनीता और काजल को लेकर मुंबई गया था। कब की बात है ये? यही कोई 6-7 साल पहले। लेकिन तब उसकी कमाई उतनी नहीं थी तो बीवी बच्चों को साथ रख सके। मतलब अनीता और काजल एक बार पहले भी मुंबई आकर रह चुके हैं? हाँ साहब। फिर सुनील ने अनीता और काजल को वापस गांव भेज दिया और यहाँ अनीता का चक्कर चला राशिद के साथ। फिर पिंकी के पैदा होने के बाद कहीं जाकर सुनील को सच्चाई का पता चला। अच्छा, सुनील का भाई हेमंत और उसकी पत्नी गीता अब इस गांव में क्यों नहीं है? और उसकी बहन नंदिनी कहाँ है? वो सब मुरादाबाद रहते हैं अब, क्यों गए पता नहीं। लेकिन वो लोग अनीता और उसकी बच्चियों को यहीं गांव में ही छोड़कर चले गए साहब। इसके बाद तो अनीता का खुल्लम खुल्ला चलने लगा राशिद के साथ। और अभी 2 महीना पहले अनीता, उसकी बच्चियां और राशिद गांव से गायब हो गए एक साथ। राशिद का परिवार है? हाँ साहब, है ना। बीवी है फरीदा, एक बच्चा भी है। वो जानती है सबके बारे में? फरीदा राशिद के चक्कर के बारे में शायद जानती थी, पर हम में से किसी को नहीं पता था कि ये पार्टी भाग कर गई कहाँ। अब पता चला है, मुंबई। जी साहब, ये राशिद, मेरे शौहर। ये आजकल पालघर में है, मुंबई के पास। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? जब ये यहाँ था तब भी अनीता का ही था। तुम जानती थी अनीता के बारे में? बदनामी की बू छुपाई नहीं छुपती। गांव का बच्चा बच्चा जानता था, पर कोई क्या कर सकता था। अनीता के शौहर ने तो एक ही साथ जान दे दी, पर मेरी जान तो इसमें अटकी हुई है। इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा मर लेती हूँ किश्तों में। तुमने बात की कभी अनीता से या कोई झगड़ा? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या कहना। अनीता की जगह कोई और भी तो हो सकती थी। कुछ पता चला मेरी काजल का साहब? पता तो बहुत कुछ चला है अनीता जी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो आप हमें बताएंगे, जिससे ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। आप मुंबई में पहली बार कब तशरीफ लाए? 7 साल पहले आए थे पहली बार। अच्छा, काजल कहाँ है अनीता? ये तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ।
8 दिन हो गए मेरी बच्ची को। कोई बच्ची गुम नहीं है तुम्हारी। तुमने अपनी बच्ची को खुद कहीं छुपाया है। कहाँ है वो? नहीं साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? एक्टिंग मत करो और ये अपना ये नमकीन पानी संभाल के रखो। आगे बहुत मौके मिलेंगे एक्टिंग करने के भी और ये नमकीन पानी बहाने के भी। फिलहाल तो जो मैं पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा और सच्चा जवाब। काजल कहाँ है? साहब, काजल सचमुच गुम हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये सब क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। झूठ। तुमने हमसे कहा था कि तुम 2 महीने पहले यहाँ आई थी और वो भी पहली बार। हाँ, बच्चों के साथ पहली बार आई थी। फिर झूठ। तुम यहाँ पे बच्चों के साथ नहीं, सिर्फ काजल के साथ आई थी और वो भी तुम्हारी दूसरी बेटी पिंकी के पैदा होने से पहले। हाँ, वो तो घूमने आए थे, रहने नहीं। तब कहाँ रहे थे? यही पालघर में। किसके साथ? किसके साथ मतलब क्या? अपने पति सुनील के साथ, उनके साथ ही रहते थे हम। पक्का? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो साहब? क्या बात है साहब? कुछ पता चला मेरी बच्ची के बारे में? थोड़ा थोड़ा पता चला है, बाकी सब तेरे को साहब ही समझाएंगे। क्या हुआ साहब? कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। हमें भी कोई कुछ नहीं बता रहा, इसलिए फिर से पूछ रहा हूं। नाम क्या बताया था अपना? सुनील चौधरी साहब। सुनील चौधरी, तुमने तो कहा था कि फतेहपुर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। दरअसल रिश्तेदार हैं साहब, पर फतेहपुर में कोई नहीं है। कहाँ है? साहब, उनसे हमारी ज्यादा बातचीत नहीं है। कौन कौन है? बड़े भैया हैं हेमंत भैया, भाभी हैं गीता भाभी, उनके 2 बच्चे हैं ऋषभ और गायत्री। एक बहन भी है साहब, नंदनी, उसका निकाह हो चुका है। निकाह? शादी मतलब 7 फेरे साहब। 7 फेरे? सुनील चौधरी यहां तो फेरे पर फेरे नजर आ रहे हैं। तुम इलेक्ट्रिक शॉप में किसके साथ काम करते हो? सुनील के साथ साहब। वो अनीता का पति? हाँ। सुनील नाम है उसका? पूरा नाम क्या? सुनील चौधरी। हाँ? सुनील चौधरी। सुनील चौधरी 1, सुनील चौधरी 2, सुनील चौधरी 3। साहब, अब इसके बाद हाथ से नहीं, हथौड़े से तोड़ूंगा और तुम्हारे मुंह में एक दांत नहीं बचेगा। नहीं साहब। तो आखिरी बार पूछ रहा हूं, अनीता के पति का नाम क्या है जो तुम्हारे साथ इलेक्ट्रिक शॉप में काम करता है? साहब, वो सुनील चौधरी नहीं है, वो राशिद शेख है। सुनील चौधरी, तुम भूल गए हो, फतेहपुर में तुम्हारी एक रिश्तेदार है। ये इससे बातचीत होती है या नहीं? राशिद शेख, काजल कहाँ है? साहब, मैं मानता हूँ कि मैं सुनील नहीं राशिद हूँ, पर मुझे सच में नहीं पता कि काजल कहाँ है। वो वाकई गुम हो गई साहब। राशिद मेरा पुराना दोस्त है, वो अनीता से शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उसके लिए अपने यहाँ नौकरी देखी और फिर वो लोग यहाँ आ गए। उन दोनों ने काजल के साथ क्या किया, बोलो। नहीं साहब, कुछ नहीं किया। काजल गुम हुई है, राशिद सच कह रहा है। अपने आप को सुनील बताकर इतना बड़ा झूठ बोलने वाला राशिद शेख सच कह रहा है? साहब, राशिद अपने आप को सुनील यहाँ मुंबई में सिर्फ इसलिए कहता है क्योंकि अनीता ऐसा चाहती है। तो कौन से वाले सुनील चौधरी के साथ तुम पहली बार मुंबई आई थी? मैं कुछ समझी नहीं साहब। मतलब असली वाला सुनील चौधरी या उस राशिद शेख के साथ जिसे तुमने मुंबई लाकर राशिद शेख से सुनील चौधरी बनाया? नंबर 1 या नंबर 2? अनीता, तुमने और राशिद ने जरूर काजल के साथ कुछ किया है। जल्दी बताओ, तुम दोनों ने मिलकर उसके साथ क्या किया? काजल सचमुच गुम हो गई साहब। हाँ, हमने झूठ कहा। हाँ, हमने कहा कि राशिद ही सुनील है, पर काजल के बारे में हमने कुछ झूठ नहीं कहा साहब। मैं कसम खा के कहती हूँ। इश्क के सामने किसकी चलती है साहब? अनीता से हो गया तो हो गया। मेरी बीवी फरीदा से इश्क तो दूर की बात साहब, तमीज से बात करने की गुंजाइश नहीं थी। और तुम्हारे इस लाइलाज इश्क के मर्ज ने सुनील चौधरी की जान ले ली। क्यों? वो अनीता को छोड़ना नहीं चाहता था, बहुत बुरी तरह परेशान करके रखा था साहब उसने। इतना परेशान कि इस परेशानी को दूर करने के लिए सुनील को मारकर तुम खुद सुनील चौधरी बन गए और यहां आकर पालघर में रहने लगे और फिर काजल के गुम होने का
ड्रामा करने लगे। नहीं नहीं साहब, मैंने अपना नाम सुनील इसलिए रखा ताकि काजल और पिंकी का जन्म प्रमाण पत्र ना बदलना पड़े। मैंने वही किया साहब जो अनीता चाहती थी। राशिद को सुनील बनाना मेरी मजबूरी थी साहब। मुझे पिंकी और काजल का स्कूल में दाखिला करवाना था और उनके जन्म प्रमाण पत्र में सुनील का नाम था। अब अगर अचानक से राशिद के नाम का सर्टिफिकेट आता तो 100 सवाल उठते, और अगर मैं राशिद से शादी करती तो भी वही मुसीबत। इसलिए मेरे ही कहने पर राशिद सुनील बनने को राजी हो गया। साहब, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ काजल और पिंकी की भलाई के लिए किया। सर, उसका वोटर आईडी कार्ड पर नाम राशिद शेख ही है। हमने ये झूठ काजल और पिंकी के लिए ही बोला। साहब, हमारी बच्ची काजल का कुछ पता चला? क्या कहा? हमारी बच्ची काजल? वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। वो अगर तुम्हारे लिए कुछ है तो सिर्फ रास्ते का कांटा है। नहीं 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 साहब, यकीन मानिए इतना बेरहम आदमी नहीं हूँ साहब। दोनों बच्चियों को अपनी सगी बच्ची माना है साहब मैंने। हाथ जोड़ती हूँ साहब, मेरी काजल को ढूंढकर मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी साहब। रहम कीजिए, मेरी काजल भोली प्यारी बच्ची है साहब, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। रहम कीजिए साहब। सुनील का भाई हेमंत और उसकी बहन नंदनी कहाँ रहते हैं? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो मुरादाबाद में कहीं रहते हैं। बाकी उनका अता पता मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और मैंने उनसे, पर काजल उनके पास कभी नहीं जाएगी साहब। झूठ का पूरा पिटारा खुल गया था, लेकिन काजल के गायब होने की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ रही थी। काजल की मां अनीता और उसके प्रेमी राशिद ने पुलिस के सामने झूठ का एक जाल बुना था, लेकिन झूठ के धागों में भरोसे की मछली कभी नहीं फंसती। जाल टूट ही जाता है। पुलिस को शक था कि राशिद और अनीता ने खुद काजल को गायब करवाया था, लेकिन कोई ठोस सबूत फिलहाल हाथ नहीं लगा था। काजल केवल 10 साल की बच्ची थी, 1 हफ्ते से गायब थी। यह जाहिर होने लगा था कि वो अकेले तो कहीं नहीं जा सकती, तो फिर वो कहां थी? सर, सुनील का भाई हेमंत और उसकी बहन नंदिनी अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। उन्हें ढूंढना ही होगा जादव। हो सकता है काजल उन्हीं के पास गई हो, या यह भी हो सकता है कि राशिद और अनीता इन दोनों ने मिलकर बच्ची के साथ कुछ किया। साहब, सुनील चौधरी की डेथ रिपोर्ट देखी, सुसाइड का केस था। इन्वेस्टिगेशन की गई थी, यह पता लगाने की कोशिश की गई कि सुनील की मौत में कहीं राशिद और अनीता का तो कोई हाथ नहीं। साहब, केस तो दूसरे दिन ही क्लोज हो गया था। सुनील की भाभी गीता चौधरी का स्टेटमेंट है रिकॉर्ड में। स्टेटमेंट के मुताबिक सुनील ने बाथरूम में जाकर फिनाइल पी ली थी, फिर उसने देखा कि सुनील बाहर आया बाथरूम से और गिर गया। फिर भी इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। हो साहब, लेकिन हुई नहीं थी। साहब, अनीता और राशिद दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए, कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है। साहब, आपके ये 2 हीरो राशिद और गिरीश दोनों के पीछू मैंने मेरे 2 खास कौवे लगा दिए हैं। अभी तक कोई काएं की नहीं है उन्होंने। सर, मैंने चाली वाली औरतों से भी बातचीत की है, किसी को भी नहीं लगता कि राशिद और अनीता का कोई गेम वेम होगा। तो क्या सच में कोई काजल को उठा ले गया है? कोई गैंग, कोई गिरोह उठा लिया होगा बच्ची को। कामले आसपास के स्टेट्स में भी काजल की इंफॉर्मेशन भेज दो और हमारे पूरे नेटवर्क को रेड अलर्ट पे रखो। इस बच्ची काजल को कुछ नहीं होना चाहिए। हो सर। मैंने बोला था ना तेरे को कि कोई भी पार्सल मेरे टोल नाके से हुए बगैर जा ही नहीं सकता। कोई खबर है क्या? खबर तो वो होती है जो पक्की हो, लेकिन उड़ती चिड़िया अपनी खबर का एक तिनका छोड़ ही जाती है शकील मियाँ। कौन सा ट्रेन? नहीं, नाम टाइम कुछ मालूम है क्या? वो तो नहीं पता। इतना जरूर सुना है कि 7-8 पार्सलों की एक टोकरी है
जिसकी डिलीवरी जोधपुर में होने वाली है। राठौर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि मुंबई से आने वाली सभी ट्रेन की तलाशी ली जाए। पूरी फोर्स लगा देंगे, आप फिक्र मत करो। बस थोड़ी और डिटेल मिल जाती तो काफ़ी मदद होती। फिलहाल तो इतनी डिटेल पता है कि बच्ची का नाम काजल चौधरी है और उसकी उम्र 10 साल है और उसके साथ 7 या 8 और बच्चियाँ भी ट्रैफिक हो रही हैं। ओके दलवे साहब, जोधपुर स्टेशन पर ही धर लेंगे पार्टी को। काजल की तलाश में पुलिस की रडार में एक ऐसा ट्रैफिकिंग नेटवर्क आया जिसमें नाबालिग बच्चियों को जोधपुर भेजा जा रहा था। मुंबई से जोधपुर आने वाली हर एक ट्रेन को पूरी तरह से स्कैन किया जा रहा था, बारीकी से। हमने सारी ट्रेन और सारे कोचेस डबल स्कैन किए, लेकिन बच्चियों की कोई कंसाइनमेंट नहीं। हो सकता है हमारी खबर कमज़ोर निकली हो, या ये भी हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन बीच में कहीं लीक हो गई। एनीवे, थैंक यू। जी साहब। कामले, ये राशिद और अनीता पर निगरानी और कड़ी कर दो। पता करो ये खुद किसी ट्रैफिकिंग ग्रुप से जुड़े हुए तो नहीं। लेकिन सर, ये बच्ची तो अनीता की खुद की बच्ची है। हाँ तो ये राशिद के लिए अनीता का ब्रेन वॉश करना कोई मुश्किल नहीं है। हमने पहले भी कई केसेस में देखा है कि लोगों ने खुद के जने हुए बच्चों को जान से भी मारा है, और फिर ये बेचना तो पूरी तरह मुमकिन है। समझा साहब? होए सर, मैंने इधर भी आदमियों को काम पे लगा दिया है, लेकिन अभी तक राशिद की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली थी कि बाय हुक और बाय क्रुक 10 साल की गायब बच्ची काजल को सही सलामत ढूंढना ही है, पर फिर भी इस केस में 1 इंच भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। पुलिस मरहूम सुनील चौधरी की बहन नंदिनी से कांटेक्ट कर पाई थी, पर अब भी काजल की कोई न्यूज नहीं थी। लेकिन इस कहानी का एक नया मोर्चा जरूर खुला। साहब, ये वही नंदिनी है फतेहपुर वाली जिसका भाई सुनील जहर पीकर अल्लाह को प्यारा हो गया था। ठीक है, एड्रेस SMS कर। लगता है नंदिनी ठाकुर मिल गई हमें। जी काजल, ये तो मेरे स्वर्गीय भाई सुनील की लड़की। क्या हुआ इसे? ये यहाँ आई है क्या? यहाँ नहीं तो एक बार बच्ची ने इशारा तो किया होता, मैं दिल खोलकर उसे अपने पास रख लेती। अगर उसे वहां नहीं रहना था तो मैं थी ना उसकी सगी बुआ। बच्ची 10 दिन से मिसिंग है, हम उसकी तलाश में हैं। कहीं उस औरत ने कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया उसे? औरत मतलब तुम्हारी भाभी अनीता चौधरी? मैं उसे भाभी कभी नहीं कहती। एक तरह से वो मेरे भाई की हत्यारन, उसी की वजह से मेरे भाई ने अपनी जान दी। वो अनीता काजल का ख्याल क्या रखती होगी? उसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी राशिद से। बच्चे जितने सुनील के थे उतने ही अनीता के भी तो है ना। सिर्फ काजल मेरे भाई की, पिंकी नहीं। वो मेरे भाई की नहीं है। भाई की नहीं है मतलब राशिद की है? बस मेरे भाई की नहीं। अब राशिद वाशिद किसकी है ये मुझे नहीं पता, पर पिंकी का पैदा होना ही मेरे भाई की मौत का कारण। आपको कुछ और पूछना हो तो आप मेरे बड़े भाई हेमंत से क्यों नहीं बात करते? गीता भाभी, हेमंत भैया घर पे हैं? हाँ है, पर हुआ क्या है? काजल यहाँ आई है। काजल गायब हो गई? जी हाँ, 13 जुलाई से गुमशुदा है। पहले मेरे भाई को खा गई वो, और अब उसकी बेटी को भी। सब मुझे शक है।
कहीं अनीता और उस राशिद ने मिलकर काजल का खून वून तो नहीं कर दिया, ताकि वो दोनों मेरे भाई के आखिरी निशाने को भी मिटा दें और उस नाजायज बच्ची के साथ बाकी की जिंदगी चैन से जिए। आप लोगों को कैसे पता कि पिंकी सुनील की बेटी नहीं है? पिंकी जब अनीता के पेट में थी तब तो हमारा भाई फतेहपुर में था ही नहीं। पूछ तो लो एक बारी। पूछना क्या है इसमें? 4 महीने से पेट से है वो, और मैं साला 8 महीने बाद आ रहा हूं फतेहपुर। देखो सुनील, अगर बात फैली तो सबसे ज्यादा बदनामी तुम्हारी होगी और हमारी भी। तभी तो मुंह पे ताला लगाकर बैठा हूं भाई साहब। हम क्या कह रहे हैं पता है? अनीता को बोलो कि उस आदमी के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दे हमेशा के लिए, और बस इस कांड को यही भुला दिया जाए। अनीता गुस्सा मत दिला, जो बोला है ना वो कर। उस राशिद के साथ सारे नाते तोड़ दे अपने, उसके बाद तेरी इस नाजायज उपज को मैं अपना मान लूंगा और इसी में सबकी भलाई। समझी? मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? वादा कर, वादा कर उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देगी, वादा कर। वो कैसे रिश्ता तोड़ती अपने यार से? अनीता और राशिद का मिलना दिन ब दिन और ठीठ होता जा रहा था। सारा गांव फुसफुसा रहा था साहब, पिंकी राशिद की है, पिंकी राशिद की है। बहुत बुरी बदनामी हो रही थी। सुनील झेल नहीं पाया लोगों के तानों को, पीली फिनाइल उसने। सब काजल हमारे भाई सुनील की इकलौती निशानी है, उसे भी गायब करवा दिया इन लोगों ने। क्या ऐसा हो सकता है कि काजल अपने आप से घर छोड़कर कहीं चली गई? ये हम कैसे बता सकते हैं? कुछ तो अंदाजा होगा। और कोई रिश्तेदार, दोस्त? संजय से पूछा आपने? संजय? कौन संजय? संजय चौधरी, हमारे चाचा का लड़का है, मुंबई में रहता है। पहले सुनील भी उन्हीं के यहाँ रहता था। ये आपके चाचा का लड़का संजय चौधरी मुंबई में कहाँ रहता है? कोई बांदर इलाका है। बांदर? बांद्रा? बांद्रा नहीं, बांदर है। भाईंदर? हाँ, वही। फोन नंबर तो जरूर होगा आपके पास। हेलो, विद्या, हेमंत बोल रहे हैं मुरादाबाद से। प्रणाम भाई साहब। संजय है घर में? जी नहीं भाई साहब, वो तो ठेले पे गए हैं। एक बात पूछना चाह रहे थे तुमसे। सुनील की बच्ची हमारी काजल कहीं तुम्हारे यहाँ तो नहीं है ना? हाँ भाई साहब, काजल यही है। पालघर से फतेहपुर, फतेहपुर से मुरादाबाद और बीच में जोधपुर में भी नाकाम कोशिशों के बाद गुमशुदा काजल आखिरकार मुंबई के भयंदर इलाके में मिली, और वो भी अपने पिता सुनील के चचेरे भाई संजय चौधरी के घर। अब सवाल यह था कि काजल वहां तक पहुंची कैसे। यह केस अभी खत्म नहीं हुआ था, एक और मोड़, एक और ट्विस्ट अभी बाकी था। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते आपको सही सलामत देखकर कितने खुश हैं। अंकल, मैं विद्या चाची और संजय चाचा के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे वापस अम्मा के पास नहीं जाना। लेकिन आप यहाँ पालघर से संजय चाचा के घर कैसे पहुँची? अपने आप? नहीं अंकल। उस दिन आप अपनी सहेलियों के साथ खेल रहे थे ना, उसके बाद क्या हुआ? अंकल, कितने बजे? बेटा 4:30 बज गए। अश्विनी, 4:30। आज लेट हो जाएंगे, फिर से ट्यूशन मिस डांटेगी। चल चलते। बाय काजल। अरे काजल, सुन। क्या हुआ अम्मा? चल मेरे साथ। बोलो ना अम्मा, क्या बात है? वो तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लाने हैं।
वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। वो मेरे पापा नहीं है, मैं उन्हें पापा नहीं बोलूँगी, कभी नहीं। अंकल, वो राशिद बुरा आदमी है। क्यों? क्यों बुरा बेटा? क्योंकि वो मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा अच्छे थे। राशिद मुझे मारता था, मैंने कुछ नहीं किया तो भी मारता था। अम्मा रोकती नहीं थी उसे? अम्मा भी उसके जैसी हो गई। मुझे तो अम्मा को अम्मा कहने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब वो सिर्फ पिंकी की अम्मा है। आगे क्या हुआ? ये राशि तुम्हें वहां लेने आया था? गिरीश चाचा आए थे। सुनील कहाँ है? वो बोरीवली पहुंच गया है, मैं काजल को लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है। काजल, तू गिरीश चाचा के साथ जा। जा। अच्छा सुनो बेटा, क्या गिरीश चाचा? मेरा ना बहुत ज़रूरी काम निकला है तो मैं तुम्हारे साथ बोरीवली नहीं आ पाऊंगा। मुझे यहीं से वापस जाना होगा, ठीक है? तो मैं अभी उतर जाता हूँ, तुम आगे चली जाओ और बोरीवली में तुम्हारे पिताजी मिल जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, ये रख लो। नमस्ते, आप कहाँ जा रही हो? क्यों? ये मेरी भतीजी है काजल। क्या है ना, इसके पिताजी मेरे भाई सुनील बोरीवली में इसका वेट कर रहे हैं, तो आप प्लीज जरा ध्यान रखेंगी। बोरीवली आ जाए तो इसे बता देना प्लीज। थैंक यू। चलो बेटा काजल, बाय। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? काजल। बेटा, तुम्हारे पापा तो आए नहीं, उनका फ़ोन नंबर याद है? नहीं, मुझे तो फ़ोन नंबर नहीं पता। माँ का फ़ोन नंबर याद है? अच्छा, उस चाचा का फ़ोन नंबर याद है जिसने तुम्हें गाड़ी में छोड़ा था? राशिद, जिसे अम्मा जबरदस्ती पाप कहने के लिए बोलती थी, वो आया ही नहीं। बेटा, अब मुझे भी बहुत देर हो रही है। मैं ऐसा करती हूँ, तुझे वापस पालघर की ट्रेन में बिठा देती हूँ। तू वहाँ से अकेले अपने घर पर जाएगी ना? मुझे घर का रास्ता कहाँ है नहीं पता। नहीं पता? आप मुझे भाईंदर छोड़ दोगी? चल बेटा, चलते हैं। मैंने टिकट ले ली है। काजल, अब यहाँ से आगे तुम्हें ये आंटी ले जाएगी। वो आंटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे एक दूसरी आंटी से मिलवाया, जो फिर मुझे भाईंदर ले गई। ये रहा, ये मेरे संजय चाचा जी का घर। ठीक है, तुम जाकर देखो कोई घर पे है या नहीं, मैं यहीं इंतजार करती हूँ।
विद्या चाची। अरे तू सुनील भैया की काजल है ना? तेरी माँ अनीता कहाँ है? थैंक यू आंटी, मिल गया, यही घर है। बाय बाय। हाँ विद्या बोलो। सुनिए, काजल आई है अपने आप से। अपने आप से मतलब? अकेले। क्या बात कर रही हो? वो तो बच्ची है छोटी सी, और फतेहपुर में है अनीता भाभी के साथ। नहीं, 2 महीने पहले ही वो लोग यहाँ पालघर आ गए थे। ठीक है, हम अभी आते हैं घर। कुछ खिला पिला देना काजल को। हमको सारी हिस्ट्री समझ आ गई साहब। अनीता भाभी को काजल से छुटकारा चाहिए था, इसलिए उसको अकेला छोड़ दिया ट्रेन में। सोचा होगा कहीं गुम हो जाएगी, लेकिन किशन जी की कृपा देखो न्यारी, सीधा अपने चाचा के घर पहुंचा दिया। अब से ये बच्ची हमारी बिटिया है साहब, एक बाल बांका न होने देंगे हम इसका। काजल बेटा, आप संजय चाचा के घर पहुंची कैसे? आप तो इनके घर कई साल पहले गई थी, तब तो आप और भी छोटी थी। तो इनका घर याद कैसे रहा आपको? मेरे पापा सुनील चौधरी मुझे बहुत घुमाते थे। वो पूरा इलाका मुझे याद है, एक एक घर, एक एक दुकान, सब। बहुत मज़ा आता था। पापा मुझे कभी आइसक्रीम दिलाते थे तो कभी कुछ और एक एक जगह का नाम बताते थे। तभी मुझे भाईंदर याद हुआ। और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन अच्छा हुआ आप सीधे ऐसी जगह पहुंचे, ऐसे लोगों के बीच जो आपको बहुत प्यार करते हैं। चल खड़ी हो उधर। बार बार क्यों बुला लेते हो साहब? क्या हुआ साहब? मेरी काजल मिली? चाहा तो तुमने यही था कि तुम्हारी काजल कभी किसी को न मिले, हो जाए इस शहर में, है ना? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब? वो मेरी बेटी है, मेरा अपना खून है वो। तुम्हारा अपना खून? जिस बच्ची को तुमने 9 महीने पेट में रखा, उसे गिरीश के साथ ऐसे ही भेज दिया? सीने में दिल नाम की चीज है या नहीं? साहब तो तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी धुलाई पिटाई रुलाई सब होगी, और वो भी इत्मीनान से। तुम लोग अपने दिमाग के गधे दौड़ाओ और सोचो कि काजल हमें कहां मिली, किस हाल में मिली, और किसके पास मिली। अब बता दीजिए साहब। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें ये आंसू बहाने के बहुत मौके मिलेंगे। अब तुम जिंदगी भर ये मगरमच्छ के आंसू बहाओगी। एक्चुअली तुम्हारे आंसू ही नहीं, तुम्हारी खाल भी मगरमच्छ की है। मैं राशिद से प्यार करती हूँ, पर काजल की देखभाल नहीं हो पा रही थी मुझसे। आशिक का प्यार तुम पर बच्ची के प्यार से ज्यादा हावी हो गया। जिस बच्ची को तुम खुद अपनी मर्जी से दुनिया में लेकर आई, क्योंकि वो तुम्हारे पति सुनील की बेटी थी। पिंकी की परवरिश हो पाती तुमसे? वो कभी खो गई तो? साहब, मैं खुद से ये सब कभी नहीं करता साहब, लेकिन मैंने देखा था राशिद उस बच्ची के साथ कैसे पेश आता था, मारता था उसे। और अनीता भाभी तो हमेशा राशिद की साइड लेती थी। बेचारी बच्ची साहब हमेशा उदास रहती थी। और तुमने उस उदास बच्ची को खुश करने के लिए क्या किया? छोड़ दिया उसे तकदीर के भरोसे? 10 साल की बच्ची को लोकल ट्रेन में छोड़ने का मतलब समझते हो तुम? उस बच्ची के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। मुझे ऐसा लगा कि मतलब उस वक्त मैंने सोचा कि बच्ची की तकदीर अच्छी होगी, वो जहाँ कहीं पर भी होगी यहाँ से तो बेहतर होगी। मैंने सोचा कि वो खुश रहेगी और ये दोनों भी चैन की सांस ले सकेंगे साहब। अब तो जिंदगी भर जेल में बैठकर चैन की सांस लेना। इस शहर में सिर्फ तुम्हारे जैसी लालची लाशें ही नहीं रहती, जिंदा इंसान भी बसते हैं। 2 औरतें थी जिनसे बच्ची को अकेला छोड़ा नहीं गया। उन दोनों ने मिलकर काजल की जिंदगी बचाई। कहाँ है मेरी बच्ची? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वो जहां है ठीक है। उन दोनों औरतों ने काजल को उसके पिता सुनील चौधरी के भाई संजय चौधरी के घर पहुंचाया, भाईंदर में। अब वही उसके माँ बाप होंगे। अनीता, अब वो बच्ची कभी जिंदगी में तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। वैसे तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तुम किस मुंह से उस बच्ची से नजरें मिलाओगे? संजय चाचा ने मेरा अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया है। अब मैं वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अम्मा के पास तो कभी नहीं।
लेकिन बेटा वो माँ है तुम्हारी। आपकी अम्मा आपके साथ ऐसा करती तो आप जाते वापस? साहब हमारे पास ही रहने दो ना, हाथ जोड़ते हैं। हमारे खुद के बच्चे हैं नहीं, किशन जी ने मतलब बस इसे हमारे लिए बनाया समझ लीजिए। बहुत प्यार से पालेंगे, पढ़ाएंगे, काबिल बनाएंगे साहब। मुझे पूरा यकीन है कि आप काजल की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बच्ची के चेहरे से साफ दिख रहा है वो आप लोगों के साथ कितने खुश हैं। ये मामला कानूनी है, इसलिए मेरी राय कोई मायने नहीं रखती। मुझे ये केस चाइल्ड केयर कमेटी के सामने रखना होगा। अब उनका जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर करना होगा। चाइल्ड केयर कमेटी ने 2 मिनट से भी कम वक्त में फैसला ले लिया। वो तुम जैसे लोगों से मिलना भी बेकार समझते हैं। अब से काजल संजय और विद्या चौधरी के साथ ही रहेगी, इंसानों के बीच, इंसानों की तरह। लेकिन जरा सोचो, अगर काजल किसी गलत इरादे वालों के हाथ लग जाती या कहीं बेची गई होती, नोची गई होती, तो शिकारी वो दरिंदे नहीं होते, बल्कि शिकारी होता तुम्हारा ये बेरहम प्रेमी और उस मासूम काजल की अपनी सगी और स्वार्थी माँ। अम्मा काजल दीदी कहाँ है? अब नहीं आएगी बेटा। क्यों? चल तुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। बाय चाचू। काजल की मां अनीता राशिद शेख और उसके दोस्त गिरीश पर आईपीसी की धारा 177 के तहत झूठे सबूत पेश करने के चार्जेस लगाए गए हैं। साथ ही आईपीसी की धारा 317 भी लगाई गई है, जो कि मां बाप द्वारा 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जानबूझकर कहीं छोड़ देने का चार्ज है। ये दोनों चार्जेस बेलेबल होने की वजह से तीनों आरोपियों की जमानत हो गई है। किसी ने बच्ची को तकदीर का शिकार होने के लिए जानबूझकर कहीं पर छोड़ दिया, तो उसी तकदीर ने उस बच्ची को प्यार, ममता और सुरक्षा की गोदी में बिठा दिया। 2 अजनबी इंसानों ने फरिश्तों वाला काम किया और इस बच्ची की जिंदगी संवार दी। अगर वो 2 औरतें हमारा शो देख रही हैं, तो क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम उन्हें सैल्यूट करती है, जिन्होंने एक बच्ची का हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस बच्ची के अपनों ने उसे अपनी बाहों में नहीं समेट लिया। अकेले सफर करने वाले बच्चे, चाहे वो काजल की तरह जानबूझकर छोड़े गए हों या हालात की कोई मजबूरी हो या फिर गलती से बस या ट्रेन में हो, ये सभी मासूम डरे हुए बच्चे हम सभी यात्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन बौखलाए हुए बच्चों के लिए प्रेम और सुरक्षा का कवच हम हैं। हम सबको अपने ज़मीर और अपनी इंसानियत को महज एक ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन या ऑनलाइन पोस्ट नहीं बनाना है। हमें मैदान में उतरकर उन बच्चों को बचाना है, वरना वो शिकार किसी भक्षक का नहीं बल्कि हमारी बुज़दिली और हमारी बेदर्दी का शिकार कहलाएंगे। जो रिश्ता मुझे अधूरा छोड़े तो मैं खुद को कहीं और पूरा क्यों ना करूं? लेकिन बेवफा रिश्ते का बोझ मैं अपने कंधों पर क्यों उठाऊं? क्या वफाई एक तराजू है जिसमें प्यार को तोला जा सके? क्या वफाई सब कुछ है? और नहीं तो क्या। जब एक रिश्ते में आप अपना सब कुछ देते हैं तो बदले में बेवफाई कैसे कबूल हो सकती है? ये हकीकत है कि एक बिखरते रिश्ते में वफादारी को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। बेवफाई का फैलता नासूर लाइलाज है, ना रुकता है ना मिटता है, बस मिटाकर रहता है। हाँ विवेक, बोलो। जब कोई आपको आपके पीठ पीछे हो रही बातें बताता है, तब शक होता है कि कहीं वो आपको गुमराह तो नहीं कर रहा है, कोई साजिश तो नहीं रच रहा है, या कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा है। जैसे तुम घर से निकले वो आ जाता है और तुम्हारे आने से ठीक पहले वो निकल लेता है। भाई लोचे है, देख ले। तेरी भाई उर्मिला के बारे में झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मुझे गलत मत समझ यार, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके बारे में कुछ कर।
वो कौन है? कौन कौन है? वही जो मेरे घर से निकलने के बाद मेरी जगह लेता है और मेरे आने से पहले घर से निकल लेता है। क्या हुआ? कुछ बोलना नहीं चाहती हो या बोलने के लिए कुछ है ही नहीं उर्मिला? क्या बोलूं हरीश? यही कि मैं तुम्हारे साथ अब खुश नहीं हूं, यही कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। या तो तुम मेरी बीवी हो सकती हो या फिर उसकी जो भी। प्यार भले ही घटता हो पर रिश्ते बट नहीं सकते उर्मिला। हरीश, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सोचने के लिए वक्त चाहिए उसे, मतलब वो मेरे और उसके बीच चुनने वाली है। पर मुझे कोई ऑप्शन नहीं बनना। उर्मिला, मेरे घर से निकल जाओ। यश को तुम्हारी जरूरत होगी, उसे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन चली जाओ, अभी के अभी इस घर से चली जाओ। और जिससे तुम प्यार करती हो ना, उसी के साथ रहना, पूरी की पूरी उसकी हो जाओ। मैं नहाने जा रहा हूं, मेरे आने तक यह घर साफ होना चाहिए। तुम्हारा साया भी इस घर में नहीं होना चाहिए। मैं उस आदमी का ना नाम जानना चाहता था ना ठिकाना। वो कोई भी हो सकता था, खोटा तो मेरा सिक्का निकला था। अरे यार, पार्क में फिर से धोखा देंगे। टाइम लगेगा क्या? यार नेहा, तू मैकेनिक के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? कुछ भी बोलते हो। और नहीं तो क्या यार, तू भी। मैं फंसा पड़ा हूँ यार। पंकज, अब क्या हुआ? वो आदमी कौन आदमी है? कहाँ? हाँ सर, मैं पंकज जाधव बोलता हूँ। एक्चुअली सर, मुझे अभी एक आदमी मिला, वो गगन नगर ब्रिज के यहाँ बहुत बुरी तरह घायल है सर। मैं उसे वो डीएल हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। कोई एक्सीडेंट का केस लग रहा है सर। हाँ सर, आपके आने तक यही रुकता हूँ। एक्चुअली सर, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी बीच रास्ते, तो मैं गाड़ी ठीक कर रहा था, तब मेरी वाइफ ने, ये मेरी वाइफ है नेहा, इसने उसे देखा फर्स्ट टाइम। वो कुछ बोलना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था, और उसका गला, सर बहुत बुरी तरह चोट लगी थी उसके गले पर। आप लोग हमारे साथ अगर वो जगह दिखा सकते हैं। इधर ही सर, इधर ही। हाँ, ये क्या, यहाँ पे ना ये ऐसा गिरा हुआ था। नहीं बचा पाया। जिस जगह से हमें ये लाश मिली, वहां पर हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे इसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। उसके कपड़े चेक किए गए पर अटेंडेंट्स को पॉकेट से कुछ मिला नहीं। हिट एंड रन का केस होता तो फिर जेबें पूरी खाली कैसे होती? हिट एंड रन, नो चांस। इंस्पेक्टर, ये मर्डर केस है। उसका गला चॉपर या तलवार से काटा गया है, और वो कुछ बोलना भी चाह रहा था पर बोल नहीं पाया।
ब्लड सैंपल में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले और जहर भी। तो मौत जहर की वजह से हुई? नहीं, पॉइजन की मात्रा अधिक है बॉडी में, लेकिन मौत हुई है हेमरेज से। मतलब पहले जहर देकर मारने की कोशिश की गई? चूहे मारने वाला जहर था बॉडी में। विक्टिम की एज? 23 से 24 के बीच। अब तक कोई क्लू नहीं मिला है। लगता है ब्लाइंड केस रजिस्टर करना पड़ेगा। रिश्ते के कांटे को रास्ते से नहीं बल्कि दुनिया से ही हटा दिया गया। शिनाख्त की सारी निशानियां मिटा दी गई ताकि कांटा निकालने वाले को कानून कभी चुभे ना। साहब, एक दिनेश मोरे की एक मिसिंग कंप्लेंट हुई है और शक्ल हमारे यहाँ रजिस्टर हुए केस से मिलती है। मिलती तो है। कंप्लेंट किसने फाइल की थी? इसके माँ बाप आए थे। मिसिंग कंप्लेंट कल दर्ज हुई और बॉडी परसों मिली। कल रात को बोल के गया था कि किसी फ्रेंड के घर जा रहा है। साहिब, वो कल रात से घर नहीं आया है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आपका बेटा दिनेश मोरे काम क्या करता है? जी वो फोटोग्राफर है। कई मराठी अखबार में उसके फोटो भी छपते हैं। ठीक है, आपकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर देता हूँ। आप हमें यहाँ क्यों लाए? हमें एक लाश मिली है, लगता है आपके बेटे दिनेश की है। ठीक है कुलकर्णी, अब फाइल भेज दीजिए। इस केस की आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। ठीक है पाटिल, ना क्राइम स्पॉट से कुछ मिला है ना लाश पर से, लेकिन इस दिनेश मोरे का सेल नंबर है मिसिंग कंप्लेंट में। रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ सर। हेलो जी हाँ, अरुण भंडारे बोल रहा हूँ। भंडारे दिनेश मोरे को तो जानते ही होगे तुम। हाँ हाँ, वो फोटोग्राफर दिनेश मोरे ना। हाँ, 12 जून की शाम 7:30 बजे तुमने उसे फोन किया था। 12? हाँ हाँ किया था सर, फोन किया था मैंने और मिला भी था दिनेश से रात को उसी दिन। क्या हुआ सर? सर जानता था, मतलब एक दोस्त ने मिलवाया था सर। ये अपना मोरे फोटोग्राफी वगैरह करता है ना फ्रीलांस में, तो मेरे पास एक शादी का काम आया था, उसी सिलसिले में मिला था मैं दिनेश मोरे से। हुआ क्या है सर उसको? मर्डर हुआ है। क्या बोल रहे हैं सर? जिस रात को तुम उसे मिले थे 12 जून, उसी रात मर्डर हुआ है। लेकिन सर मुझे उसके बारे में कुछ मालूम क्यों नहीं पड़ा? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मिले कहाँ थे तुम दोनों? बार में बैठे थे सर, बियर मार रहे थे। बियर के बाद क्या हुआ? पता नहीं सर, मैं अपने घर के लिए निकल गया और दिनेश मोरे अपने घर के लिए। मतलब उसने कहा यही था कि घर जा रहे हैं। संडे क्रूज के गगन नगर ब्रिज के पास पड़ा था, बुरे हाल में, काफी खून बह गया था। वैसे बार था कौन सा जहाँ तुम दोनों मिले थे? खार में एक अर्पिता बार है, वहाँ बैठे थे, पर मुझे कुछ नहीं पता सर इसके बारे में। सर जहाँ ये दिनेश घायल मिला था उसका फोन वहीं स्विच ऑफ हुआ था, गगन नगर ब्रिज के पास सेंटा क्रूज में। वो अपने दोस्त के साथ बार में बैठ के बियर पी रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल नोट किया गया है। ब्लड सैंपल में अल्कोहल के ट्रेसेस थे और पॉइजन भी। खून में अल्कोहल के साथ साथ जहर भी मिला है। चूहे मारने वाला जहर था बॉडी में। लेकिन मौत का कारण जहर नहीं है, स्टैबिंग है। बार बार किए हुए वार, शायद जहर काम नहीं किया होगा इसलिए स्टैबिंग करके मारना। समझ में नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी दुश्मनी पाल रखी थी इस दिनेश मोरे ने। दुश्मनी? किसके साथ? ना तो उसने कभी मुझे बताया, ना मैंने कभी देखा, ना कभी सुना। मेरे बच्चे की किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी? उसे तो बस एक ही शौक था, सिर्फ फोटो खींचने का। दिनेश का कोई दोस्त, कोई करीबी? ज्यादा दोस्त नहीं थे सर, एक विशाल था और एक ध्रुव। उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर, कोई अफेयर? अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझे जरूर बताता। हर जवान लड़के के कुछ न कुछ राज होते हैं जो माँ बाप को नहीं, दोस्तों को पता होते हैं। विशाल और ध्रुव बोला था उन्होंने। उठा कर लाओ दोनों को। सर अफेयर वफेयर रहता तो सबसे पहले आकर मैं आपको बता देता। ध्रुव, क्या ऐसे हो सकता है कि दिनेश का किसी के साथ अफेयर हो और उसने तुम दोनों को बताया ना हो? चांस ही नहीं है सर। मैं, दिनेश और विशाल, हम तीनों एक साथ बड़े हुए, एक ही चौल में। सर वो ना हमसे कुछ छुपाता था और ना हम उससे। ध्रुव चौहान, तो दिनेश ने ये दुश्मनी वाली बात क्यों छुपाई तुमसे? कौन था उसका दुश्मन?
जिसने तुम्हारे खास दोस्त को गला काटकर मार डाला। सर ये सोच के तो मेरा खून खौलता है। सर मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई हमारे दिनेश की जान कैसे ले सकता है। हाँ साहब, दिनेश और मैं करीबी दोस्त थे। दिनेश का कोई करीबी दुश्मन था? दिनेश को किसने मारा होगा और क्यों? कुछ गलत किया होगा शायद उसने। क्या गलत किया होगा? पता नहीं सर, पक्का कुछ पता नहीं। ठीक है, जो कुछ कच्चा पता है वही बता दे। सर दिनेश का अफेयर था। तो क्या मैंने तुझे कभी ये कहा कि मुझे उससे मिलने से मत रोक? देख देख भाई देख, मैं जानता हूँ कि तू ये चाहता है कि मैं रिश्ते से पीछे हट जाऊँ। वो मैं समझ सकता हूँ, शायद तेरी जगह मुझे भी यही लगता। लेकिन क्या उर्मिला भी यही चाहती है? अगर उर्मिला ने मुझसे कहा ना कि दिनेश तेरे मेरे बीच में जो भी हो खत्म, तो मैं जबान देता हूँ, खत्म। क्या रे दिनेश, क्या लफड़ा ये? पूछ मत यार, दिमाग की दही हो गई है। उर्मिला कौन है ये? हेलो, PSI पटेल, मुंबई क्राइम ब्रांच। आप कौन बोल रही हैं? जी मेरा नाम उर्मिला है। क्या बात है साहब? उर्मिला जी, दिनेश मोरे को तो आप जानती होंगी। जी जानती तो हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दिनेश मोरे अब इस दुनिया में नहीं रहा। विशाल, ये उर्मिला कौन है? सर दिनेश ने कभी उसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं। है यार कोई? है कोई का क्या मतलब? अरे बता क्यों नहीं रहा है, कौन है ये उर्मिला? अपने चौल में तो कोई उर्मिला नहीं रहती। क्यों, कहीं पे लिखा है क्या मैं चौल से बाहर वाली लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकता? अब तेरी इस उर्मिला से सिर्फ दोस्ती तो नहीं लगती। बताना कैसे मिला, कहाँ मिला? 2-4 बार बात हुई फोन पर और फिर मिले। मिले मतलब उल्टू मिले? शादीशुदा है क्या? छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। सर उस दिन के बाद दिनेश ने कभी वो वाली बात छेड़ी नहीं सर। मतलब तुम जो फोन वाला झगड़ा बता रहे हो वो शायद दिनेश का उर्मिला के पति के साथ हुआ होगा, करेक्ट? पता नहीं सर, दिनेश ने कुछ बोला नहीं। सर मैंने जो सुना था मैंने आपको ईमानदारी से बता दिया। इस उर्मिला का फोन नंबर या घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं सर। सर अभी अभी मेरी एक औरत से बात हुई, उसका नाम उर्मिला है। उर्मिला से बात हुई जिसका अफेयर दिनेश के साथ था? सर अफेयर का तो पता नहीं, लेकिन दिनेश के कॉल रिकॉर्ड से उसका नंबर मिला। मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया, बोली नाम उर्मिला है, उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। दिनेश को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, खास दोस्त था मेरा। सर अब वो फ़ोन पर तो बोलने से रही कि उन दोनों का अफेयर था। मैंने दिनेश के कॉल रिकॉर्ड्स की बाल की खाल की, देखा दोनों दिन में 12 से 15 बार बात किया करते, कभी कभी रात रात भर भी। ठीक है, देखते हैं दोनों के बीच कितना और कैसा गहरा अफेयर था। इस प्यार मोहब्बत के त्रिकोण में कौन वफादार था और कौन बेवफा? एक बिखरते रिश्ते की इमारत को कौन खड़ी रखना चाह रहा था? वफा के मलबे के नीचे कौन घायल पड़ा था? उर्मिला जी, जी आपके और दिनेश मोरे के बारे में कुछ बात करनी थी। यश बेटा, जरा बाहर जाके खेलो। बेटा? जी, यश जूनियर केजी में पढ़ता है। यश के पापा कहाँ हैं? 3 साल पहले यश के पापा हरीश गायकवाड़ को मैंने छोड़ दिया था। यश को तुम्हारी जरूरत होगी, उसे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन चली जाओ। तो दिनेश मोरे आपका बहुत अच्छा दोस्त था, है ना? सबसे अच्छा दोस्त। उसकी खबर सुनकर। खबर दरअसल ये है उर्मिला जी, दिनेश मोरे का मर्डर हुआ है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिनेश मोरे के मर्डर के बारे में मैं कुछ भी जानती हूँ तो ये सच नहीं है। आप दोनों का अफेयर था? जी अफेयर तो था, लेकिन उसके मर्डर के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। आज ही पता चला कि अब वो नहीं रहा। आप दोनों मिले कैसे? एक रॉन्ग नंबर से 1 साल पहले।
सॉरी, लगता है आपने गलत नंबर लगा दिया है। मैं वो नहीं हूँ जिससे आप बात करना चाहते हैं। अब तकदीर ने नंबर मिला ही दिया है तो एक ऑफर रखना था आपके सामने। कैसा ऑफर? दरअसल मैं एक फोटोग्राफर हूँ और अपने दोस्त का फोटोग्राफी स्टूडियो चलाता हूँ। हमारे यहाँ काम बहुत बढ़ गया है और हमें एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। आपकी आवाज़, बात करने का स्टाइल मुझे मस्त लगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप एक अजनबी से रॉन्ग नंबर लगाकर उसे नौकरी ऑफर कर रहे हैं? अगर मैं इस नौकरी के लिए पेपर में ऐड दूंगा तो कोई अजनबी तो अप्लाई करेगा ना, और फिर उसका इंटरव्यू लेने के बाद ही पता चलेगा कि वो इस जॉब के लायक है या नहीं। आपका तो इंटरव्यू हो गया और आप सिलेक्ट भी हो गई, तो क्या कहती हैं आप? फिर 2-4 बार और फ़ोन कॉल्स हुए, लेकिन इस बार रॉन्ग नंबर नहीं। फिर हम दोनों एक दूसरे को मिले, पसंद आए और बस। और बस आगे? बस और कुछ नहीं। देखिए उर्मिला जी, हम जानते कि कोई तो था जो आपको दिनेश से दूर रखना चाहता था। क्या आप जानती हैं वो शख्स कौन है? देखिए, मैं नहीं जानती कि आप क्या बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जानती क्या है उर्मिला जी? बस इतना कि मैं दिनेश को पसंद करती थी और वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इस उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर है सब चेक करो, और उसका पति हरीश गायकवाड़, उसके भी कॉल रिकॉर्ड निकालो। सर पाटिल, कोई ना कोई तो जख्मी जरूर हुआ था। बेवफाई चेन रिएक्शन है, एक दिल लगता है तो एक दिल जलता भी है, और जलन इस बेवफाई से पैदा होने वाला चेन रिएक्शन का जहर है। बेवफाई वही होती है जहां वफाई की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। जी सर, अभी पहुंच रहा हूं। नहीं सर, मैं किसी दिनेश मोरे को नहीं जानता था। उर्मिला को तो जानते होंगे, कभी तुम्हारी बीवी हुआ करती थी वो। अगर सच में उसे जाना होता तो या तो वो मेरी बीवी होती या हमारी कभी शादी नहीं हुई होती। मेरे लिए वो बिल्कुल अजनबी है। मेरे बेटे यश की कोई बात हो तो बोलिए, मैं उससे कभी भुला नहीं पाया। तुम्हारा बेटा यश और तुम्हारी बीवी दोनों सलामत है। एक बात बताओ, 3 साल पहले तुम्हें उर्मिला ने क्यों छोड़ा था? उसने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने उसे घर से बाहर निकाला था। क्यों निकाला था? क्योंकि घर 2 लोग मिलकर बनाते हैं, तीसरे के आने से वो कुछ और ही बन जाता है। पर तीसरा आ गया तुम्हारे घर में, बड़े तीर चले होंगे ना सीने पर? हाँ चले, पर दिल को जख्मी नहीं, खाली कर दिया उन तीरों ने। जब उर्मिला ने मुझसे वक्त मांगा ताकि वो मेरे और उसके बीच में चुनाव कर सके, वो आखिरी तीर। प्यार का हर एक कतरा साफ हो गया दिल से, और मैंने उसे घर से साफ कर दिया। दूसरे दिन घर से निकाल दिया मैंने उसे। तब से आज तक मैं उससे नहीं मिला हूं। दिनेश मोरे की शक्ल याद है तुम्हें, या उस पहले वाले आशिक की? उनसे कभी फोन पर बात नहीं हुई और ना ही मुलाकात। उर्मिला तुम्हारे बच्चे की माँ थी, और बच्चों को माँ की जरूरत होती है, इसलिए शायद माँ के आशिक को तुमने मारा हो। सर, अगर आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो मुझे गिरफ्तार कीजिए, फांसी दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरे सूखे जख्मों को पूरे दिए मत। मेरा जवाब नहीं बदलेगा, पर आपका वक्त ज़रूर बर्बाद होगा। चलता हूँ सर। सर, इस हरीश गायकवाड़ और उर्मिला के बीच के 3 साल के फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया। दोनों के बीच एक भी फ़ोन या मैसेज नहीं हुआ। और ये कहता है कि इसे बच्चे की बहुत याद आती है, और 3 साल में एक भी फोन नहीं। सर, कुछ लोग होते हैं ना ठंडे टाइप्स, ये भी वैसे ही होगा। सच कह रहे हो तुम? इस हरीश का खून ठंडा होगा, पर उस तीसरे आशिक का नहीं। मतलब सर? 3 साल पहले हरीश ने उर्मिला को घर से इसलिए बाहर निकाला क्योंकि उसका किसी तीसरे आदमी के साथ उनका अफेयर शुरू हुआ। तब ये तीसरा आशिक घायल हुआ होगा, और उसने जख्म का बदला कत्ल से लिया होगा। सर, लगता है तीसरा शायद यहाँ मिलेगा। उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर उस आदमी का जरूर होगा। दिनेश के साथ उसका फोन पर झगड़ा हुआ था, मतलब दिनेश के कॉल रिकॉर्ड में भी उसका नंबर होगा। सर, लगता है हमें हमारा तीसरा आदमी मिल गया। चल बेटा। क्या हुआ सर? चल। क्या हुआ सर? चल। मैंने कुछ नहीं किया था सर। आज शपथ मैंने कुछ नहीं किया। शपथ लेके आई को क्यों टपका रहा है? चल, पुलिस थाने मैंने काम कुछ है। नहीं किया। बताइए तो मुझे लेके क्यों जा रहे हैं सर? चूहे मारने की दवाई कहाँ मिलती है वो पूछना इधर से। चल।
साहब भाई शपथ साहब, मैं नहीं लाया वो दवाई, वो मेरा दोस्त करण लाया था। इस करण को हम कहाँ से लेकर आए? क्या ऐसे स्टैचू कैसे बन गए? भागेगा नहीं हमसे? चल। क्या गल साहब? आपके इस चूहे ने आपके दुकान से चूहे मारने की दवाई चुराई। चल ये आला। जी क्राइम ब्रांच। सर मेरे दोस्त दिनेश के बारे में कुछ पता चला क्या? हमने तुम्हारे दो दोस्तों से गुफ्तगू की, एक पवन चाय वाला और दूसरा करण किराने वाला। और ताज्जुब की बात बताओ, उन दोनों को पता है कि तुम्हारे दोस्त दिनेश का दुश्मन कौन था। उन दोनों को यह भी पता है कि तुम्हारे दोस्त दिनेश का गला किसने काटा है। अजीब बात है ना, उन दोनों को सब कुछ पता है और तुम्हें कुछ भी पता नहीं। अरुण, तुम्हारे जैसे दोस्त अगर किसी को हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। ए दिनेश, ज्यादा ना बकबक मत कर। छोड़ दे मतलब छोड़ दे उर्मिला को। अरे क्यों का क्या मतलब है यार? तुझे पता है ना मेरा और उर्मिला का अफेयर चल रहा है। तो क्या कभी मैंने तुझसे ये कहा कि मुझे उससे मिलने से मत रोक? अरे तो होता कौन है मुझे या उससे कुछ कहने वाला? तेरी औकात ही नहीं है कुछ। देख देख भाई देख, मैं जानता हूँ कि तू ये चाहता है कि मैं इस रिश्ते से पीछे हट जाऊँ, वो मैं समझ सकता हूँ। शायद तेरी जगह मुझे भी यही लगता, लेकिन क्या उर्मिला भी यही चाहती? अगर वो कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म, तो मैं जबान देता हूँ, खत्म। उर्मिला तो एड़ी है क्या? कैसे सोच सकती कि इस चक्कर को छुपा लेगी मुझसे? तो फोन और एसएमएस की जगह अगर कोई नया एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करती है ना उस दिनेश से टच में रहने के लिए, तो बेवकूफ मुझसे छुपा नहीं है ये। कुछ छुपाया होगा तभी तो छुपेगा ना अरुण। मैं जो करती हूँ खुलकर करती हूँ। उर्मिला 3 साल का रिश्ता है तेरा और मेरा। तेरे पति ने तुझे लात मारी तो मैंने संभाला। ये घर साल भर का किराया कौन दे रहा है? हरीश या दिनेश? मैं दे रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि प्यार करता हूँ तुझसे। और तू उस फोटोग्राफर के साथ गुटरगू कर रही। 4 आने की भी वफाई है कि नहीं तुझमें? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन दिनेश के लिए भी लगाव है मेरे मन में। हाँ मालूम है मुझे। इतने सालों का प्यार, इतने सालों की देखभाल सब ठुकरा कर तू उस दिनेश के साथ चली जाएगी, है ना? अरुण, मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं, ये तय करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे पक्का पता था दिनेश ने अगर उसको हाथ दिया है तो मेरा हाथ जरूर छोड़ देगी। जैसे तुम्हारे हाथ आगे बढ़ाते ही उसने अपने पति का हाथ छोड़ दिया था। बराबर है ना? जैसे तुम घर से निकले वो आ जाता है, और तुम्हारे आने से ठीक पहले ही वो निकल लेता है। भाई लोचा है, देख ले। तेरी वाइफ उर्मिला के बारे में झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? एक जोड़ी कपड़े में आई थी छोटे से बच्चे के साथ, पूरा का पूरा घर खड़ा किया उसके लिए मैंने। ये सब अब याद आ रहा है तुझे, जब उर्मिला ने तुम्हारे साथ बेवफाई की? सर वो दिनेश उसके लिए ये सब कभी नहीं कर सकता था, और ना ही उसके साथ वफादारी करता। 1 नंबर का अय्याश था सर। अबे अरुण, तू धमकी दे रहा है या चुटकुला सुना रहा है? मुझे सचमुच हंसी आ रही है। यार धमकी वमकी मैं क्या दूंगा यार, मैं तो खुद मांडवली करना चाह रहा हूँ। एक काम करते हैं, मिलते हैं और मिट्टी डालते हैं इस बात पे। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब वो मेरी नहीं है तो ना सही, और तो उसको खुश रखेगा मुझे मालूम है। बस ये है कि एक बार फेस टू फेस बैठ के सब क्लियर कर देते हैं। अरे यार मैं भी तो वही चाहता हूँ। हाँ तो फिर मिलते हैं आज। आज? हाँ अभी। मैंने उस शाम को अपने सेठ से गाड़ी उधार ली थी। रास्ते से मैंने पवन और करण को उठाया। तुम लोग बार में बैठे थे? नहीं सर, हम बार नहीं गए थे, बाहर मिले और वहीं पे बियर मारी। बियर में चूहे मारने का जहर मिला था? हाँ। मतलब दिनेश को मारने का प्लान तुम लोगों ने पहले से ही बना लिया था? हाँ सर, प्लान बनाया था, लेकिन ये सब कभी नहीं होता अगर वो मेरी उर्मिला के बारे में ऐसी बात नहीं करता। कौन सी बात? क्या बोला था दिनेश ने? क्या रे अरुण, अपने दोस्त लोग को साथ में लेकर आया मेरे को ताकत दिखाने के लिए? काहे की ताकत यार, इनको भी बियर पीनी थी तो आ गए साथ में। मुझे ना दिनेश तुझसे एक ही सवाल पूछना है, ये उर्मिला को लेकर तेरा इरादा क्या है? अरे यार अरुण,
अरे तू उर्मिला का प्रेमी है, बाप जैसे सवाल काय को कर रहा है? क्योंकि एक सच्चा प्रेमी एक बाप की तरह देखभाल करता है अपनी औरत की, जैसे मैंने उर्मिला और यश की। देख यार, तेरा प्यार सच्चा है, अरे मेरा प्यार तो झूठा भी नहीं है। अगर तेरे को इतना दर्द हो रहा है तो मैं पीछे हट जाता हूँ यार। इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा? ये बियर है, ठीक है, ठंडी है, बुलबुले दे रही है, मैं इसे पी रहा हूँ। ये मेरा रिश्ता है इस बियर के साथ। एक बार बियर खत्म हो जाएगी तो बॉटल फेंक दूंगा और नई बॉटल ले आऊँ। लेकिन हाँ, अगर ये बियर ठंडी नहीं होती, बुलबुले बैठ गए होते, तो भी बॉटल जरूर फेंक देता। मतलब बॉटल फेंकनी है। साफ साफ बात करना यार, अभी और कितना साफ बोलूं तेरे को? देख, ये बियर की बॉटल और तेरी उर्मिला में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। जब तक मजा है तब तक रिश्ता है, एक बार मजा खत्म रिश्ता खत्म। लेकिन हाँ, जब तक ठंडी है, बुलबुले दे रही है, अरे मेरे को पी लेने दे। देख, मजा खत्म तो बॉटल फेंक दी। दिनेश की बातें सुनकर मेरे खून में गुस्से के बुलबुले फूटने लगे। वो मेरे प्यार उर्मिला के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहा था, लेकिन मैंने अपना गुस्सा पी लिया। और अब बारी थी दिनेश की जहर पीने की। सुनने में अच्छा तो नहीं लग रहा जब तू बोल रहा है, लेकिन सुकून है कि कम से कम तूने अपने दिल की बात रखी। अब ना ये फैसला मैं उर्मिला पे छोड़ दूंगा। तेरे और मेरे बीच की जो दुश्मनी थी वो खत्म। अरे होनी भी नहीं चाहिए यार। और वैसे भी दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसकी वजह से दो दोस्तों में दुश्मनी हो। सही कहा। तो इसी बात पे एक और बियर हो जाए, ठंडी बुलबुलाती हुई। अरे ये हुई ना बात। अपने बीच की जो भी गलतफहमी है सब इस बियर में डूब जाए साले। चीयर्स। चीयर्स। बोला मेरी उर्मिला बियर जैसी है, एक बार बुलबुला खत्म तो उठा के फेंक देगा साला। और वफादारी के नाम पे तेरे खून में 4 बुलबुले के आगे तूने दिनेश को मार डाला। अब शांत दिमाग से सोच अरुण, क्या हासिल किया तूने? हाँ, तू और तेरे ये दोस्त जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। क्या अब भी तो उर्मिला से वफादारी की उम्मीद करता है? क्या नाम बताया लड़की का? लोकेश, ये लड़की नहीं औरत है, नाम है उर्मिला, तलाकशुदा है। उसका और एक प्रेमी था, अरुण भंडारे। आपके बेटे दिनेश का कत्ल इसी अरुण ने किया है। हमारा बेटा इस उर्मिला से प्यार करता था? मालती जी, प्यार का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, इन दोनों में रिश्ता जरूर था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो कि अरुण ने दिनेश को धमकाया था। मुझे पता था कि अरुण नाराज है, लेकिन इन धमकियों के बारे में कुछ नहीं पता था। अरुण नाराज था ये बात तुमने हमें बताई नहीं। इनफैक्ट तुमने अरुण के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं। अरुण भंडारे एक शख्स था जो दिनेश और तुम दोनों को जानता था। दिनेश सिर्फ एक अच्छा दोस्त था मेरा, हम दोनों की अच्छी जमती थी, लेकिन मैं कभी भी उसके लिए सीरियस नहीं थी। मैं आपको कैसे बताऊं ये मत बताइए, हमारे काम की चीज ही नहीं ये जानना कि तुम दोनों के बीच क्या होता था और क्या नहीं। हमारे लिए ये चीज मायने रखती है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेवफाई ने किसी को गहरा जख्म दिया था, किसी को गुस्से में डुबोया था, किसी को इस बात का एहसास दिलाया था कि वो ठुकराया हुआ है। अरुण भंडारे और उसके साथीदार पवन और करण को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 328 के तहत आपराधिक इरादे से किसी को जहर या कोई नशीली दवा देकर नुकसान पहुंचाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए बुक किया गया है। फिलहाल तीनों कानूनी हिरासत में हैं। हर इंसान को जिंदगी बतौर चुनौती कभी न कभी एक आईना दिखाती है। हरीश गायकवाड़ को आईने में साफ नजर आया कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है। उसने क्या किया? उसने उर्मिला को जाने दिया। और यही सच्चाई जब जिंदगी के आईने ने अरुण को दिखलाई
तो उसने देखने से इनकार कर दिया। अपने विवेक और जमीर दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर वो सबसे बड़ा जुर्म यानी कि कत्ल करने पर उतर आया। तीसरी ओर दिनेश मोरे, इस नौजवान को आईने ने बखूबी इत्तला दी थी कि भले ही वो उर्मिला से प्यार नहीं करता, लेकिन उर्मिला का उस पर प्यार किसी और के प्यार का गला घोट रहा था। दिनेश को पता था कि वो खतरे से खेल रहा है, लेकिन वो उर्मिला के साथ खेलता रहा। टूटा रिश्ता अक्सर घायल भावनाओं का दर्पण होता है। रिश्तों में दर्द देने वाला खुद दर्द से नहीं बच सकता। बेहतर यही होता है कि दर्द को अपनी मंजिल ना बनाएं। घायल प्रेमी नया रास्ता चुने और अलविदा कहें उस रिश्ते को जो उस दर्द की जड़ है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।